हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। और ये सेशन सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट का ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें जीन पियाजे कहीं ना कहीं एक भी जो है पूछे ना जाए। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन में आप इस सेशन से नोट्स भी बना सकते हैं, और इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट प्लस PYQ दोनों को देखेंगे। कॉन्सेप्ट और PYQ देखने से पता लगेगा हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमने जो है पढ़ा है वो उससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और उन सभी पॉइंट को लिया गया है जो PY क्वेश्चन में पूछे गए हैं, या जो पहले इसके पहले जस्ट पहले पेपर हुआ उसमें पूछे गए हैं। तो इसमें पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से देखेंगे। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। जीन पियाजे इन्होंने कौन सी सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिए वह किसी पर प्रयोग करके दिए होंगे। तो किस पर प्रयोग करके दिए? तो अपने 3 बच्चों, यानी इनके खुद के 3 बच्चे थे, उन पर इन्होंने अध्ययन किया, और आसपास के पड़ोस के जो बच्चे थे उन पर अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? तो संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे बच्चों के विकास से संबंधित, यानी जिस प्रकार से बच्चों में विकास हो रहा है, उनके कॉन्सेप्ट यानी उनके संज्ञानात्मक विकास में कितनी वृद्धि हो रही है, इस हिसाब से इन्होंने इसका अध्ययन किया कि जिस प्रकार बच्चे का विकास हो रहा है उसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। इसीलिए इसका नाम विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चे की जो अवस्था होती थी, यानी जिस भी अवस्था में वो जाते थे, उनके गुण, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, विकास में कौन कौन से गुण आ जाते हैं, उन सभी का अध्ययन किया गया। यानी अवस्था के आधार पर संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन अगली है। पियाजे का मानना है कि इसको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी बच्चा छोटा रहता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार उसकी अवस्था बढ़ती है उसी प्रकार बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है। जिस प्रकार वैसे ही वस्तुओं की छाप अपने दिमाग में क्या करता है, बनाते रहता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है। यहाँ से 2 चीज़ याद रखना। अगर पूछेगा, वेरी वेरी इसको भी लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछेगा तो इसको नोट कर लीजिए। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि पहले अधिगम होता, क्या होता है, पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। जबकि वही जीन पियाजे के अनुसार पूछेगा तो विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है। ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लिए होंगे। आगे इन्होंने एक डिफिनीशन दी है। क्या दी है? डिफिनीशन दी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इन्होंने डिफिनीशन क्या दी बच्चों के बारे में कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने माना है, तो जीन पियाजे महोदय माने हैं। और क्वेश्चन इनका जो ये डिफिनीशन लिखे हैं, यही डिफिनीशन डिट्टो देखने को मिल जाती है कि ये डिफिनीशन किसने कहा है, तो किसने कहा है, जीन पियाजे महोदय। और इनके बारे में कुछ हम ट्रिक बता देते हैं। जो वर्ड दिखेगा सीधे ही उस वर्ड को देख के जो है जीन पियाजे महोदय को लगा देना है। जैसे अगर अनुकूलन शब्द दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अनुकूलन शब्द दिखेगा या संज्ञानात्मक दिखेगा, क्या दिखेगा, संज्ञानात्मक शब्द दिखेगा, या आत्मसातीकरण शब्द दिखेगा, आत्मसातीकरण शब्द दिखेगा, या समायोजन शब्द दिखेगा, समायोजन शब्द दिखेगा, या बच्चे नन्हे वैज्ञानिक शब्द दिखेगा, या संवेदी अवस्था दिखेगा, या मूर्त अवस्था, या औपचारिक अवस्था, या अनौपचारिक अवस्था। ये सभी शब्द अगर दिख गए तो वहाँ देखते ही किसको लगाना है, जीन पियाजे महोदय को लगाना है। तो डिफिनीशन देख लिए सब लोग। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दी है संज्ञानात्मक विकास का, वह कैसे कैसे होता है विकास, इन सभी के बारे में देखेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी इधर का है। तो हमने बताया जितने भी पॉइंट चुने गए हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब एक शब्द होता है अनुकूलन। मैंने बताया अगर अनुकूलन शब्द दिखेगा यानी एडाप्टेशन, तो किसको लगा देना है, जीन पियाजे महोदय को। अनुकूलन शब्द यानी अनुकूलन क्या होता है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और इसकी दो प्रक्रिया होती है। अनुकूलन क्या है, वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे टेडी बियर, जैसे जब नई नई शादी होती है, दुल्हन घर पे आती है और कुछ दिन बाद बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद अगर बच्चा है और नई शादी में बहुत सारी चीज़ें जो है, घोड़ा, गधा, डॉल, बेबी डॉल, टेडी बियर, ये सब कई सारे चीज़ मिलते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वह उसको देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। और जब थोड़ा सा उसके दिमाग में विकास होता तो वो सोचता है ये क्या है, तो मान लेता है ये टेडी बियर है, ऐसे ही मान लेता है, क्योंकि सब लोग कहते हैं टेडी बियर इधर कर दो, टेडी बियर उधर कर दो। तो उसका कॉन्सेप्ट अपने अंदर बना लेता है। तो उसके प्रति वह क्या कर लेता है, ये मेरे साथ ही रहता है, इससे मैं खेलता हूँ, ये टेडी बियर है, इसके साथ क्या हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है। और उसके लिए पहला होता है आत्मसातकरण। एक वर्ड होता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। इसका इंग्लिश भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है हिंदी ना दे करके सीधे इंग्लिश ही वर्ड दे दिया जाता है। एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण क्या है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे बचपन से वो टेडी बियर देखता था, और उसके बाद अचानक एक सफ़ेद, अब पालने के लिए बहुत लोग सफ़ेद कुत्ता लेते आते हैं, तो वह सफ़ेद कुत्ता देखा, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, बोलने लायक हुआ, अब बोला मम्मी मम्मी ये टेडी बियर कहाँ जा रहा है। तो मम्मी ने समझाया बेटा ये टेडी बियर नहीं है, ये जो है डॉग है, कुत्ता है। तो यह जो है पूर्व ज्ञान में ये टेडी बियर सोचा था, लेकिन मम्मी ने बताया बेटा ये टेडी बियर नहीं है, कुत्ता है। तो यह जो पहले का ज्ञान उसका था उसके साथ उसी को जोड़ लिया, टेडी बियर जैसा ही एक कुत्ता भी होता है। तो ये जो आत्मसातकरण यही कहलाता है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को एक साथ जोड़ लेना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। तो जान लिया कि टेडी बियर जैसा ही एक कुत्ता भी होता है। एक होता है समायोजन। समायोजन क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके
वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। ये डिफिनेशन सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके क्या करना, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे छोटा सा बच्चा था, टेडी बियर देखा था, फिर उसको टेडी बियर के बाद कुत्ता देगा तो बोला हाँ ये कुत्ता भी ऐसे होते हैं, समायोजन कर लिया। अब उसको अनुकूलन कर लिया, आत्मसातीकरण कर लिया। फिर कुत्ता के बाद एक दिन देख लिया जो है सफ़ेद बिल्ली देख ली। क्या देख ली? सफ़ेद बिल्ली। तो बोला मम्मी मम्मी ये देखो कुत्ता जा रहा है। तो मम्मी बोली नहीं बेटा ये सफ़ेद बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है। तो वह पूर्व ज्ञान में जो हुआ था कि मतलब टेडी बियर के साथ जैसा ही कुत्ता भी होता है और कुत्ता के जैसा ही बिल्ली भी हो सकती है। उसके भी 4 पाँव होंगे, लेकिन बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, जबकि टेडी बियर कुछ नहीं बोलता है। तो यह जो है अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके क्या कर लिया, समाहित कर लिया कि ये जो है बिल्ली है और म्याऊ म्याऊ करती है, इसके भी 4 पैर होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। आगे देखते हैं साम्य धारण या संतुलन क्या होता है। क्या? साम्य धारण या संतुलन, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जैसे अभी हमने बताया था कि पहले टेडी बियर देखा था, फिर डॉग देखा, फिर बिल्ली देखा। अब इसके बाद ये अनुकूलन किया कि कुत्ता भी ऐसे ही होता है। फिर जो आत्मसातीकरण किया कि बिल्ली ऐसे होती है। लेकिन इन दोनों के प्रक्रियाओं के बीच एक कार्य किया जिसका नाम क्या है? साम्य धारण या संतुलन। इसमें यह किया कि कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। भले ही कुत्ता के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, लेकिन आवाज़ इनकी क्या होती है? अलग होती है। तो जिसके द्वारा बच्चा इन दोनों के बीच समायोजन करता है उसी को कहते हैं साम्य धारण या संतुलन। बातें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। एक वर्ड आता है स्कीम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। स्कीम्स क्या है? इसी शब्द से क्वेश्चन बने हैं। अभी हम क्वेश्चन को जब PYQ को करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्कीम्स क्या होता है? तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है स्कीम्स। इंग्लिश भी याद, इसका इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है और इसका हिंदी भी वही होता है और इंग्लिश भी वही। तो अनुभव यानी पहले बच्चा टेडी बियर देखा था, फिर कुत्ता देखा, फिर बिल्ली देखा, इन सब में जो है बना लिया। ऐसे एक दिन कभी देख लिया पक्षी। क्या देख लिया? पक्षी। और देखा कि पक्षी उड़ती है और पक्षी क्या करती है? उड़ती है। तो एक प्रश्न ही पूछा जाता है कि एक जो है बालक जा रहा था जो है तो पतंग देखा तो पापा से पूछा पापा ये तो चिड़िया उड़ रही है। तो अभी उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और वहाँ पे उसका आंसर लगाएंगे। तो क्या है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या कहलाती है? स्कीम्स कहलाती है। जैसे कौवा को देख लिया तो बोले हाँ पक्षी जो है ऐसे होते हैं। एक शब्द होते हैं स्कीमा। क्या होते हैं? स्कीमा। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं स्कीमा। यानी मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। जैसे एक बच्चा था, वह कौवे को देखा था और कौवे को देखने के बाद यह एक कोयल देख लिया। कोयल भी काली थी, कौवे भी काला था। तो बोला पापा पापा ये जो है कोयल क्या, ये देखो कौवा है। तो पापा बोले बेटा ये कौवा नहीं है, एक कोयल है। भले दोनों एक दूसरे के जैसे रंग में है, वो भी काली वो भी काली, लेकिन ये जो है कौवा है और ये क्या है? कोयल है। फिर वह देख लिया कबूतर, अपने घर पर जब गया तो देख लिया कबूतर। अब वो कबूतर देखने के बाद बोला अरे ये क्या है? तो पापा ने बताया बेटा पक्षी के अंतर्गत ये सभी आते हैं और ये कोयल भी काली होती है, कौवा भी काले होते हैं, लेकिन ये जो बैठी है कबूतर है। तो वह अपने जो है चीज़ में
एक धारणा बना लेता है तो कई प्रकार के पक्षी होते हैं, कोयल भी, कौवा भी, कबूतर भी, ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं। तो स्कीमा भी समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, जो मेन पॉइंट है उस पर पहुंचते हैं। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है? तो बाल विकास की भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे अब यहाँ से हम लोगों को जो पढ़ना था वहाँ आए हैं। इसके पहले वो सारी चीज़ें हमने देखा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जो पियाजे महोदय थे, इन्होंने जब अध्ययन बच्चों का किया तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बनाई? 4। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में। और तीसरी कौन सी अवस्था है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में है। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। हालांकि इनके ऊपर विवाद भी चलता है कि ये जो है उम्र के बालकों में बताएं वर्ष से पहले भी विकास हो जाता है, लेकिन हमको उसको नहीं देखना है। हमको जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसी पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब इनके अनुसार पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था होती है, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्ची अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वह किस प्रकार से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन सा? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से बच्चा जब 0 से 2 वर्ष तक का होता है तो वह नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से सीखता है। ये किसने बताया? तो जीन पियाजे महोदय के अनुसार। और संवेदी पेशी अवस्था में बच्चे का उम्र कितनी होती है? तो 0 से 2 वर्ष। जैसा कि शब्द से ही लग रहा है कि संवेदी पेशी अवस्था, यानी संवेदी अंगों से बच्चा क्या करता है? सीखता है। अब इसमें नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। और ये डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है तो प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष के बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी अब वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व वह होता है कि यह अपने अंदर छाप बनाने लगता है। मतलब उसके बारे में विचार, सोचना, बेचना नहीं कुछ करता है, लेकिन छाप जो है अपने मस्तिष्क में बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अभी मेरे पास एक छोटी बच्ची है, अभी 1 साल से थोड़ा सा ऊपर है। बच्चों को चाबी और घड़ी बहुत पसंद होती है। अब मैं कहीं भी रखा रहूँगा, चाबी लेकर घूमेगी, खेलेगी बहुत अच्छे से, और मांगने पर तो थोड़ा सा भाग भी जाती है। तो ये जो है वस्तु अस्थायित्व का गुण किस वर्ष के बच्चों में पाई जाती है? तो जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, यानी वस्तु जो है संवेदी पेशी अवस्था में। अब वस्तु अस्थायित्व क्या होता है ये पता चल गया। आगे देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था जीन पियाजे महोदय के अनुसार क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। हालांकि करने को तो सब लोग कर देते हैं। 7 साल के अंदर तो बच्चा पता नहीं क्या क्या कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी बातें गलत है, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो इन्होंने बताया है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे जो इन्होंने बताया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, और इसमें बच्चा क्या करता है? सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे रोटी, पानी, खाना,
सब चीज़ आएगा, देखेगा, और उसको मम्मी खिलाएगी तो खाएगा भी, लेकिन इस पर कोई क्रिया नहीं करेगा, यानी सोचेगा, विचारेगा, समझेगा नहीं, बस जो आ रहा उसको करते जा रहा है। आगे, और इस उम्र में यानी इस स्टेज में कुछ गुण पाए जाते हैं, और ये गुण भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जीववाद का गुण पाया जाता है, यानी एनिमिज्म। अब जीववाद क्या होता है, ये सभी लोग प्रैक्टिकली देख लेना, और ये सबके घर में होता रहता है। जीववाद यानी जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे हम जीववाद कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा रहता है, अगर वह गिर गया तो रोने लगता है, और अगर मम्मी ले ली तो फिर हंसने भी लगता है, और लेने के बाद कह दो अच्छा गिर गए, धरती माता मारी, लो पट पट, तो उसमें क्या करता है बच्चा खुश हो जाता है, अरे वाह मैं गिरा तो इसको भी मारा गया, तो बच्चा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे अगर मान लेता हूँ बच्चा कहीं बहुत बदमाशी करता है ना बचपन में, दीवार में उसकी जो है सर लड़ गया, या दरवाजे में उंगली चली गई, तो बच्चों को दिखा के दे, अरे ये दरवाज़ा आपको मार दिया, लो पट पट कर दिए, या दीवार मार दी पट पट, तो बच्चा हंसने लगता है। ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, बचपन की ज़िंदगी। तो बच्चा क्या करने लगता, हंसने लगता, तो उसे भी लगता है कि मुझे चोट लगी, अब इसको मार गया, इसको भी चोट लगी। और वहीं थोड़ा बड़े बच्चों को कह दो, कहेगा हमको चूतिया बना रहे हो, पागल बना रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो जीववाद मतलब सभी चीज़ों में, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव, सजीव में क्या, सभी में क्या समझता है, जीव समझता है। तो बातें समझ में आ गई जीववाद। आगे देखते हैं, इस स्टेज में अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। कौन सी, अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है, यानी ईगो सेंट्रिज्म। अब अहम केंद्रित क्या होता है, तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है, और वही सभी लोग क्या करें, सभी भी वही करें। यानी बच्चा अगर आइसक्रीम खा रहा है तो बच्चा सोचता है अगर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, और मेरे मम्मी पापा सभी लोग भी क्या खाएं, आइसक्रीम खाएं। अगर वह सोचता है कि मैं गोली खेलूं तो वह सोचेगा बस यही सबसे बड़ा सत्य है, सभी लोग क्या खेलें, गोली खेलें। और बच्चे के जो कुछ भी सोचता है, जो भी करता है, वह सोचता है सभी लोग यही करें। तो इसी को क्या कहते हैं, अहम केंद्रित का गुण, यानी ईगो सेंट्रिज्म। आगे, इस उम्र में बच्चे को अपलटावी का गुण नहीं आता है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता है। यानी इस चीज़ में बच्चा जो है, अगर बच्चों को कह दिया 4 + 6 = 10, तो 6 + 4 = नहीं बता पाता है। तो यानी इसमें अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। अगर उसको बता दिया जाएगा 2 चौके 8, तो 4 दूना कितना होगा, बता ही नहीं पाएगा। यानी अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। और इस स्टेज में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम, निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में पाई जाती है। अब मुद्रा क्या है, जैसे आप अगर उसको 2000 की नोट देंगे और 2 रुपये का सिक्का देंगे तो 2000 रुपये का सिक्का लेगा, 2000 का नोट नहीं लेगा। अगर उसे ऐसे 2 गिलास दे दीजिए, एक छोटी गिलास, एक छोट, यानी इसमें समान मात्रा में हो, पानी पूरा समान मात्रा में है, लेकिन एक लंबी गिलास हो, एक जो है चौड़ी और छोटी गिलास हो, तो बच्चा लंबी वाली गिलास ही लेगा, छोटी वाली नहीं होगा। यानी उसको संप्रत्यय नहीं पता होता है। बच्चों को घर स्कूल अगर ले जाओगे तो स्कूल से घर अपने आप नहीं आ पाएगा, यानी घर से स्कूल ले जाना भी पड़ेगा और स्कूल से घर ले आना पड़ेगा। यानी उसको जो है दूरी का भी कोई पता नहीं होता है। अब गिलास में कितना पानी भरा कितना नहीं उसको भी नहीं जान पाएगा। ऊंचाई से क्या मतलब होता है इसको भी नहीं जान पाएगा। तो इन सब की जो है क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और इस स्टेज में बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। कौन सा, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है
केंद्रीकरण का गुण कहलाता है। जैसे अगर बच्चे को मोबाइल दे दिया जाएगा, उसमें मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोबाइल बनाना, गेम खेलना, यूट्यूब देखना, मूवी देखना, गाना सुनना, बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन उसमें सब कुछ को छोड़ करके केवल क्या खेलेगा, गेम खेलेगा। यानी सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण का गुण। इसलिए बच्चे को कहा जाता है, अगर इस स्टेज में बच्चे को जो कुछ भी पढ़ा सीखा जाएगा सब तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इसे न्यू निर्माण की भी अवस्था कहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 साल तक के बच्चे के अंदर मस्तिष्क का विकास 85% तक हो जाता है और 100% किसी का विकास नहीं होता है। तो केंद्रीकरण समझ गए। आगे देखते हैं। अब तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में आपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि की कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। अब अभी हम लोगों ने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसमें ये चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन इस स्टेज में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपलटावी का गुण आ जाता है। यानी 4 + 6 बराबर अगर 10 बताएंगे तो 6 + 4 पूछेंगे तो भी वह 10 क्या करेगा, बता देगा। जीववाद क्या गुण है, यानी इस स्टेज में अगर बच्चा हो गया तो अभी तो गिर जाता था, धरती माँ को पीट देते थे पैर से तो हंसने लगता था, लेकिन इसमें अगर करोगे कि बच्चा गिर गया, लाओ उसको मार करके, अरे धरती माँ मार दी, पीट देते हैं, तो वह तुमको ही बता देगा, हमको पागल बना रहे हो, पागल समझे हो। यानी इसमें जीववाद का गुण क्या होता है, खत्म हो जाए, वो समझ जाता है कि ये जीव है, ये निर्जीव है। अब अगर बच्चे को 2 रुपए का सिक्का और 2000 की नोट दोगे तो बच्चा क्या करेगा, 2000 की नोट लेगा। उसको पता हो जाएगा अब तक कि जो है 2000 की नोट बड़ी होती है। भार में भी यानी छोटी गिलास बड़ी गिलास में भी वह पहचान जाएगा किसमें ज़्यादा मात्रा में है चीज़ें और किसमें कम। संरक्षण का गुण भी आ जाता है। संरक्षण क्या होता है, तो किसी वस्तु यानी संरक्षण जो है यानी घर से स्कूल भी चला जाएगा और स्वयं ही स्कूल से घर भी आ जाएगा। और क्रम निर्धारण की अवस्था यानी छोटा बड़ा, मोटा छोटा सब पहचान लेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपलटावी का गुण किस अवस्था में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जीववाद का गुण किस अवस्था में आ जाता है, तो इसमें लगाना रहेगा, उसमें क्या लगाना रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे और इस अवस्था में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्कड़ा का भी विकास हो जाता है। आगमनात्मक तर्कड़ा यानी इंडक्टिव रीजनिंग, यह क्या होता है, तो यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण से के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे पेड़ देखेगा तो जान जाएगा पेड़ से हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम लोग जीते हैं, रहते हैं, और हमारे जीने के लिए पेड़ अति आवश्यक है। यानी जो चीज़ आगे सामने रखी होगी उसके बारे में वो सोचना जो है काम कर देता है, वह सोचने लगता है। तो इसमें आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। अगली और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, यानी ज्ञान की यह सबसे ऊपरी अवस्था है। इसमें सब कुछ सीख जाएगा, जो बच्चा खुचा रहेगा सब कुछ सीख जाएगा। और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी अगर जो कुछ भी चीज़ वह देखेगा भी नहीं फिर भी उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, कल्पनाशील हो जाएगा। और ये तारे क्यों हैं, ये तारे क्यों चमकते हैं, तारों का ये चमकने का कारण क्या है, इन सभी के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। और अगर पेड़ नहीं रहेगा
फिर भी वह पेड़ के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ अगर नहीं होता तो हम लोग मर जाते। इन सभी के बारे में बिना उस चीज़ को रहे ही सोचने लगता है। निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे हमने कह दिया a+b² होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो बच्चा सोचने लगा आखिर ये आया कहाँ से, कैसे हुआ। इन सभी के बारे में वह क्या करने लगता है, सोचने लगता है। तो हमने जो है पूरा जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट को देख लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन जो PYQ में पूछे गए डिट्टो वही प्रश्न पूछे गए हैं, वही उठाए करके लाए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी ऑप्शन है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा के से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की प्रयासों के रूप में करेगा। सी ऑप्शन है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक शब्द से तो जुड़े वाइगोत्स्की में होते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी नहीं, इसमें नहीं होगा। तो इसमें जो है पहला भी ऑप्शन नहीं होगा और बी ऑप्शन है, इसमें जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहेगा यानी ईगोसेंट्रिज्म कहेगा। और वही जो है जो वाइगोत्स्की महोदय प्राइवेट स्पीच के बारे में बातें करेंगे। अब वाइगोत्स्की जो 3 प्रकार की भाषा बताए हैं, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच और सोशल स्पीच। तो इसको जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीन पियाजे क्या कहेंगे, अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की क्या कहेंगे, निजी भाषा कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इंद्रिय शब्द दिख गया। क्या दिख गया, इंद्रिय शब्द दिख गया। अब इंद्रिय शब्द यानी इंद्रियों को प्रयोग से बच्चा कहाँ पे देखता था, तो संवेदी पेशी अवस्था में देखता था। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था यानी ज्ञानेंद्रिय अवस्था। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठोस अवस्था नहीं होगा, पूर्व परिचालन नहीं, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, पिछली बार भी पूछा गया था, जो अभी जुलाई में हुआ था बच्चों, और इसको मैंने वहाँ तब भी पढ़ाया था। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। और सी ऑप्शन है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और डी ऑप्शन, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। इन्होंने बताया था कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में जो है वयस्कों से बराबर होती है, लेकिन गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन भी गलत। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने बताया था, एक डिफिनीशन ही याद किए रहना, इन्होंने बोला था कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से बराबर होती है, लेकिन गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये डिफिनीशन कई बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। पहली अवस्था तो संवेदनात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष तक के अंदर बालकों में पाई जाती है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो
जो कितना है 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इसमें तृतीय अवस्था पूछी है, तो तृतीय कौन सी हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिससे पूर्व परित्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस संबंध है, किससे संबंध है? तो यहाँ पे इंद्रिय गति से, यानी इससे तो संवेदी अंगों से नॉलेज होता है। मूर्त से क्या है? तो ये वस्तुओं को देखकर सोचता है, आगमनात्मक जो है विचार आ जाते हैं। औपचारिक में तो निगमनात्मक सोच हो जाता है। इसमें पूर्व जो है संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। यहाँ पे बोला पूर्व प्रत्यय, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे प्रश्न है, जीन पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, क्या नाम दिए हैं? क्षमता और योग्यता को क्या नाम दिए ये बताना है। स्कीमा तो होगा नहीं, समायोजन होगा नहीं, आत्मसात्करण होगा नहीं, तो अहम केंद्र भाव, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, सब कुछ अपने अनुसार ही सोचता है। क्षमता, जिस प्रकार उसकी क्षमता है वैसे ही बातें करता, सब लोग यही क्षमता, यही योग्यता है, अपने जैसा ही दूसरों को सोचने लगता है। तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा चिंतन रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन को प्रारंभ करता है, तो कौन सी अवस्था है? अब यहाँ पे चिंता प्रारंभ करता है। हमने अभी जब कॉन्सेप्ट को देखा था तो उसमें बताया था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है सोचना प्रारंभ कर देता है, आगमनात्मक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक तो होगा नहीं इसमें जो है, क्योंकि ये बाद वाली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा नहीं, इसमें सोचना तो प्रारंभ करता ही नहीं है। डी होगा नहीं संवेदी प्रेरक, तो इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। इसमें बच्चा कुछ भी देखता है तो उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चे को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी कोई चीज होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो पापा। पापा, उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है किसका? पहला है सम्मिलन, दूसरा है समायोजन, तीसरा है संरक्षण, चौथा है वस्तु का प्रदर्शन। तो वस्तु का प्रदर्शन तो होगा नहीं, सम्मिलन होगा नहीं, संरक्षण और समायोजन। संरक्षण जो है, संरक्षण या समायोजन में क्या होगा? समायोजन में क्या होता है? हाँ, इसमें जो संरक्षण नहीं होता होगा, समायोजन होगा। क्या होगा? समायोजन। क्योंकि चिड़ियों को जानता था और उसमें चेंजिंग करके अपने आप को समायोजित कर लेगा कि चिड़िया जैसे पतंग भी उड़ती हैं। इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती हैं। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने के डॉट डॉट कर लिए हैं। क्या? अंगीकार तो नहीं, संरक्षण नहीं, अनुकूलित या समायोजन। यहाँ पे रहेगा, क्या बन जाएगा? चावल और दाल को खाना एक अनुकूल कर दिया, अनुकूलित कर लिया है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनुकूलित शब्द हो जाएगा। हालांकि समायोजन हो सकता है लेकिन समायोजन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुकूलित शब्द हो जाएगा। यानी वह अनुकूलित कर लिया कि चावल और दाल मिला करके हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जानते हैं? अब हमने क्या बताया था कि जब नई जानकारी को जोड़ा जाता है उसमें आत्मसातीकरण होता है। क्या? आत्मसातीकरण। साम्यधारण तो होगा नहीं, समायोजन होगा नहीं, संगठन होगा नहीं,
आत्मसातीकरण। जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देते हैं उसे क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वैसे भौतिक तो इनका शब्द दिया नहीं, पुनर्बलन तो स्किनर महोदय हैं, भाषा से चौमस्की महोदय सही है, तो इसमें अनुकरण शब्द हो जाएगा। क्या? अनुकरण शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के साथ अहम केंद्रित क्या है? अब अहम केंद्रित क्या था कि बच्चा जो अपने आप को सब कुछ समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वही सब लोग करें, या फिर जो है किसी भी मोबाइल को दे दिया जाएगा उसमें सारे क्वालिटी को छोड़कर किसी एक चीज़ पर ध्यान देता है, वही क्या है? अहम केंद्रित है। तो बालक विश्व का केंद्र है, यानी अपने आप को वह केंद्र मानता है और हर चीज़ उसकी इर्द गिर्द घूमती है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, ये बताना है। तो इसमें क्या है, हमने बताया था कि वस्तु अस्थायित्व का गुण, यानी इसमें क्या, बच्चे जब 0 से 2 वर्ष तक का होता है तो वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, जिसके कारण वह क्या करता है? वस्तुओं को ढूंढ लेता है। इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि यह मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाएं हो या बाएं या उल्टी हो या सीधी हो। उसने किस सिद्धांत को समझ लिया है या समझा है? तो अभी हमने बताया मुद्रा, संप्रत्यय, ये सब का गुण जो है तो उसने क्या कर लिया? संरक्षण करना सीख लिया है, यानी 4 + 6 = 10, या स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये सब आने का जो प्रक्रिया है, यानी उसके अंदर संरक्षण का गुण आ गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब यह वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? तो कौन सा करेंगे? अब यहाँ पे देखा जाए, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सबको मानव जैसा मानना है, यानी सजीव जैसा मानना है। तो इसमें जीववाद का गुण आ जाता है। इसमें जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसमें डी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सभी को मानव जैसा ही समझते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। ये तो उनका आ गया, जिन जो है वाइगोत्स्की महोदय के क्वेश्चन आ गए। तो अच्छा, यहाँ से तो आज के सेशन में देखते हैं।